इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का जो टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। उसके अंदर हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, उस टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ यूज होता है, हमें कैसे हेल्प करता है, फील्ड में उसका क्या रोल है, उसका प्रोसीजर और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। इससे पहले जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाए हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और हर वीडियो के लास्ट में मैंने एमसीक्यू रखा है। वो ऐसे स्टूडेंट जाके देख सकते हैं जो वो ऑलरेडी से वो टॉपिक के बारे में उन्हें पता है और वो बस क्वेश्चंस लगाना चाहते हैं। तो जो स्टेट सीजीपीएससी, एई, जेई, सीआईएल, आरआरबी, जेई, एसएससी, जेई में आए हुए क्वेश्चन को मैंने उसमें ऐड किया है। अब यहाँ पर एक कोड है स्टूडेंट के लिए, द सीक्रेट ऑफ योर फ्यूचर इज हिडन इन योर डेली रूटीन। आपके डेली रूटीन में ही आपके फ्यूचर की सक्सेस छुपी हुई है। ओके, तो ये जो मैंने जो आज का टॉपिक है उसका इंपॉर्टेंस मैंने अपने इंटर्नशिप के दौरान सीखा था, जाना था, उसे ही वही एक्सपीरियंस, वही ऑब्जर्वेशन को मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगी। ये जो है नागपुर मेट्रो, माझी मेट्रो, नागपुर मेट्रो में मैंने जब इंटर्नशिप किया था उस टाइम मैंने उस स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट को फर्स्ट टाइम फील्ड में इंप्लीमेंट होते देखा था। ओके, ये इस तरीके से ट्राइपॉड्स होते हैं जिसे हम लगा सकते हैं। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा टेस्ट लगता है क्योंकि इसमें हैमर के लोड को मैन्युअली इंपैक्ट लगाना होता है। आप देख सकते हैं इसके अरेंजमेंट को। ये मोस्ट पॉपुलर टेस्ट है फील्ड का जो हमें बहुत सारी इंजीनियरिंग बोल सकते हैं कि जो मॉडर्न जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है उसका बेस है। ये एम वैल्यू जो हमें इस टेस्ट से पता चलती है, मैं आगे आपको बताऊंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इसकी हाइट कैसी है, यहाँ पे ये हैमर कैसे लगा हुआ है और भी बहुत सारी चीजें हम इससे रिलेटेड अभी पढ़ेंगे। मैं इन शॉर्ट ये बताना चाहती हूँ, ये जो अरेंजमेंट करके रखा हुआ है यहाँ पर पुल्ली लगी होती है और इस पे एक वेट होता है। इसी वेट से हम इम्पैक्ट लगा लगाकर आगे इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं और एम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखिए अब हम पढ़ते हैं। इट इज अ इन सिटू टेस्ट। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी एक बात बताना चाहूंगी। जो सॉइल होती है वो उसके बारे में अगर हम डीपली सोचें तो वो प्रकृति का बहुत ही सुंदर वरदान है हमें। तो ये सॉइल है वो डिफरेंट प्रोफेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट मतलब थॉट हो सकता है। लाइक एक एग्रीकल्चर और फार्मर के अकॉर्डिंग ये न्यूट्रिशन देता है प्लांट ग्रोथ के लिए। एक जियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ये जो है वेदर्ड रॉक का अपर सरफेस है या अपर जो वेदर्ड रॉक है उसका अपर सरफेस है। ओके, और इसी से हम जिसपे इसी मिट्टी पे जिसपे अनाज उगता है हम उसे खाकर आज जीवित है। ठीक है, इसी मिट्टी से जब हम मटका बनाते हैं तो उसके जो पानी का टेस्ट है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। और सिमिलरली अगर इसी मिट्टी से एक मुल्तानी मिट्टी होती है जिसे जनरली लड़कियां अपने फेस पे अप्लाई करती है, उसका भी किसी केमिकल से कोई मतलब केमिकल रिलेटेड क्रीम से कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन आज हम बात करते हैं अपने सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारा जो ब्रिज है, स्कूल है, हमारा होम है, मेट्रो है, मॉल्स है, इवन एवरीथिंग, डैम, ब्रिज, सब कुछ सबसे पहले जो होता है वो किस पे खड़ा हुआ होता है, वो सॉइल पे खड़ा हुआ होता है। तो किसी भी स्ट्रक्चर को खड़ा होने के करने से पहले हम सबसे पहला जो स्टेप फॉलो करते हैं वो उसी सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी को फाइंड करना हमारा सबसे पहला पर्पस होता है। हम तभी तो जान पाएंगे कि उसपे कितना सेटलमेंट होना है, कैसे कंप्रेस्ड होगा, उसका कंसोलिडेशन कैसे होगा, उसकी बेरिंग कैपेसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉइल के प्रोफाइल को पहले जानते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसके फाउंडेशन को डिजाइन करते हैं कि हमें कितने डेप्थ पे रॉक मिल रहा है, स्टेबल एक हार्ड स्ट्रेटा मिल रहा है। तो उसी टेस्ट को, उसी चीज को जानने कि किस डेप्थ में हमें हार्ड स्ट्रेटा मिल रहा है वो जानने के लिए हम परफॉर्म करते हैं स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट जो है इन सिटू टेस्ट है स्पेशली फॉर कोहेजन लेस सॉइल। कोहेसिव सॉइल को क्या से ये रहता है, उसमें बहुत ज्यादा पोर वाटर प्रेशर रहता है, इस वजह से उसे लॉन्ग टर्म का और एक स्टैटिक लोड चाहिए रहता है। लेकिन हम स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में डायनेमिक लोड अप्लाई करते हैं और वो भी शॉर्ट पीरियड के लिए करते हैं। तो कोहेसिव सॉइल के लिए ये टेस्ट पॉसिबल ही नहीं है। अब ये क्या करता है, हमें रिलेटिव डेंसिटी बताता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक बोर होल करते हैं
और फिर एक स्टैंडर्ड स्प्लिट स्पून सैंपलर की मदद से आगे टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। जो एसपीटी वैल्यू n मीन्स द नंबर ऑफ ब्लोज रिक्वायर्ड फॉर 30 सेंटीमीटर पेनिट्रेशन। 30 सेंटीमीटर पेनिट्रेशन के लिए जो हमें वैल्यू मिलती है उसे हम n वैल्यू बोलते हैं, और इसी n वैल्यू से हम कोरिलेशन और फॉर्मूला यूज करके हम डिफरेंट चीजें फाइंड करते हैं, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। देन फाई वैल्यू एंड सी वैल्यू ऑफ अ सॉइल डिपेंड अपॉन द n नंबर। इससे पहले जो है मैंने बताया है कि सॉइल जो है जनरली शियर में फेल होता है, ठीक है, और वो शियर को फाइंड करने के लिए, तो सॉइल जनरली शियर में फेल होती है, और उस शियर को हम कैसे फाइंड करते हैं, हम कोहिजन और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ये दो चीज कैलकुलेट करके उसकी शियर स्ट्रेंथ कितनी है वो हम निकाल सकते हैं। तो इससे पहले मैंने ट्राई एक्सेल टेस्ट पे वीडियो बनाए हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी टेस्ट है जो हमें सॉइल की प्रॉपर्टीज के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है। इस टेस्ट में क्या होता है, एक वेट होता है 65 kg का, उसे 75 सेंटीमीटर से हमें फॉल कराना रहता है, और कभी कभी ये जो क्वेश्चन है ये हाईलाइटेड इसका वेट और हाइट ऑफ फॉल पूछ लेता है, ठीक है। करेक्शन फॉर n वैल्यू, जो हमें n वैल्यू मिलती है वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है, मतलब बहुत सारे फैक्टर उसे अफेक्ट करते हैं, लेकिन जो मेनली है, जो मेन फैक्टर अफेक्ट करता है वो है ओवरबर्डन प्रेशर करेक्शन और एक डायलिटेंसी करेक्शन। ओवरबर्डन प्रेशर के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूंगी, आगे बात करती हूँ। तो हम जब एसपीटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, तो उससे हमें बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन एंड अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कोहेसिव सॉइल, ये सब हम फाइंड कर सकते हैं उस n वैल्यू की हेल्प से। फिर ये देखिए, ये एक स्प्लिट स्पून सैंपलर होता है, ठीक है, और इस तरीके से हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। एक डोनट वेट है, हैमर 65 kg का, ठीक है। ये स्लिप गाइड एक पाइप होती है, ये एनविल है, ओके। तो यहां पर से हम पुली के थ्रू इसमें इंपैक्ट लगाते हैं। 2 to 4 लेबर्स जो है वो इसे खींचते हैं इस रोप को, और हम इस पे इंपैक्ट लगाते जाते हैं, और ये अंदर जाते जाता है। जो स्प्लिट स्पून सैंपलर है, ये देखिए, ये जो स्प्लिट स्पून सैंपलर है, यहां से ये सॉइल कनेक्ट होके आया, ओके। तो हम करते ये हैं कि सबसे पहले हम जाके यहाँ पर एक करते हैं बोर होल, ओके। वो अब बोर होल कितना होना चाहिए, जो बोर होल है वो 5 mm ज्यादा होना चाहिए उस सैंपलर से, ये सैंपलिंग रॉड से, और लेस देन होना चाहिए 150 mm। फिर हम क्या करते हैं, इस स्प्लिट स्पून सैंपलर को अटैच करते हैं और फिर टेस्ट को आगे परफॉर्म करते हैं। तो हम 65 kg का वेट को इंपैक्ट डालकर इसे अंदर पेनिट्रेट करते हैं, इस स्प्लिट स्पून सैंपलर को, और इसे हम 153 पार्ट्स में कंडक्ट करते हैं। तो पहला जो 150 पोर्शन है ना, जब 150 mm चले जाता है, उसे हम नहीं यूज करते उस n वैल्यू को, क्योंकि वहां डिस्टर्ब सॉइल रहती है। फिर आगे जब टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो 150 यानी 300 mm और 30 सेंटीमीटर में जो वैल्यू आती है n की, जो ब्लोज है, उसे काउंट करके हम ऐड करते हैं, तो वो हमारी बन जाती है n वैल्यू। देखिए n2 यहाँ का 150, यहाँ का 150, 300, उसे हम कंसीडर करके n वैल्यू लेते हैं, ठीक है। n वैल्यू ज्यादा रहेगी, स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा, ओके। ये n वैल्यू जो है हमें सॉइल का प्रोफाइल बता देती है, हमारे फाउंडेशन का कितना डेप्थ रहेगा ये बता देती है, कहीं लिक्विफिकेशन इनसाइड तो नहीं हो जाएगा, इसका इंफॉर्मेशन दे देती है। तो ये जो है हमें ये n वैल्यू बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में जानने और सॉइल के प्रोफाइल को जानने में हेल्प करती है। अब देखिए, ये कुछ इमेज बता रही हूं मैं, जो ड्यूरिंग पेट्रो प्रोजेक्ट्स मैंने जो देखा था वो है, ये एक बोर होल करने की एक बोरिंग मशीन है, इससे बोर होल करा जाता है। ये एक पाइलिंग मशीन है, उससे ये पियर तैयार हुआ, और भी ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन बहुत सारी चीजें देखने और सीखने मिली। उसके बाद हमें फाइनली हमें इस तरीके से नागपुर मेट्रो चलती हुई दिखाई दी। वैसे अगर हम हिस्ट्री से बात करें, हम ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ते हैं
क्या पढ़ते हैं? 20-year रोड प्लान, नागपुर रोड प्लान। तो नागपुर जो है रोड डेवलपमेंट के मैटर में हमेशा ही आगे रहा है। वहां पे स्टार ग्रिड पैटर्न से हमेशा बहुत अच्छे से डेवलप्ड और बहुत सही रोड्स वहां पर है। ओके, तो ये जो एन वैल्यू है, एसपीटी एन वैल्यू, ठीक है, नंबर ऑफ ब्लो फॉर 0.3 मीटर या 300 mm या 30 सेंटीमीटर, ठीक है, तीनों एक ही है। तो ये हमें सॉइल की पैकेजिंग कैसी है वो बताती है। तो अगर एसपीटी लेस देन 4 है, यानी एन वैल्यू लेस देन 4 है तो वेरी लूज सॉइल, 4 से 10 है तो लूज सॉइल होती है, 10 to 30 है एन की वैल्यू तो कॉम्पैक्ट है, 30 to 50 है तो डेंस है, और हमारी एन की वैल्यू सपोज 50 से ज्यादा है तो वो वेरी डेंस सॉइल है। ओके, ये हमें एन वैल्यू हमारी सॉइल के बारे में हमें ये बताती है। उससे रिलेटेड हम रिलेटिव डेंसिटी देखते हैं और फ्रिक्शन एंगल पता चलता है हमें, और उसी बेसिस पे हमें कैसा फाउंडेशन और उस पे कितने बार्स लगेंगे, कैसे स्टीरअप्स लगेंगे, कितने डायमीटर के बार लगेंगे, ये सब हम आगे का डिजाइन उसके बाद रेडी करते हैं, आगे की प्लानिंग करते हैं। ओके, सबसे फर्स्ट स्टेप किसी भी कंस्ट्रक्शन का, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन का, ठीक है, लाइक मेट्रो, मॉल, डैम, ब्रिज, तो सबसे पहले सॉइल सैंपलिंग की जाती है। आइए, दो करेक्शन की मैंने जो बात की थी, एक डाइलेटेंसी करेक्शन और एक ओवरबर्डन प्रेशर, ठीक है। तो ओवरबर्डन प्रेशर क्यों होता है? देखिए, अगर सैलो डेप्थ है, ठीक है, सैलो डेप्थ में हमें स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटा मिल गया सपोज, तो क्या होगा, हमारी एन की वैल्यू कम आएगी तो हम उसे अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं। वैसे ही अगर ज्यादा डेप्थ में एन की वैल्यू ज्यादा आती है ना, तो हम उसे ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं। तो इसी अंडर एस्टिमेट और ओवर एस्टिमेट को बैलेंस करने के लिए ओवरबर्डन प्रेशर करेक्शन होता है, और दूसरा होता है डाइलेटेंसी करेक्शन, ठीक है। तो करेक्शन फॉर डाइलेटेंसी, वेरी फाइन सिल्ट सैंड, ऑल्सो फाइन सैंड डेवलप पोर वाटर प्रेशर विच डज नॉट गेट डिसिपेटेड इजीली। तो वो जो पानी होता है, पोर वाटर प्रेशर होता है, इनसाइड में प्रेशर के थ्रू जो मिट्टी में बना हुआ होता है वो इजिली एक्सपेल नहीं होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा एन वैल्यू जो है इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वो पोर वाटर प्रेशर पेनिट्रेट होने नहीं देता है और एन वैल्यू इंक्रीज होते जाती है। यहां पढ़ते हैं, दिस पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल अगेंस्ट द हैमर ब्लो, हेंस स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन गेट इंक्रीज्ड, अदरवाइज इट शुड बी लेस। तो वो पोर वाटर प्रेशर क्या करता है, हैमर को अंदर जाने नहीं देता है, तो उसके लिए हमें करेक्शन लगाते हैं। तो सपोज एन की वैल्यू 15 से ज्यादा है तो डाइलेटेंसी करेक्शन के लिए वैल्यू होती है 15 प्लस 0.5 एन माइनस 15, और एन की वैल्यू जब 15 से कम है तो एनसी इक्वल्स टू डायरेक्टली हम एन ले लेते हैं। अब इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो पढ़ते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे एन इज ग्रेटर देन 50 का क्राइटेरिया है, 15 का। ओके, तो देखिए यहां पर से डाइलेटेंसी करेक्शन रिक्वायर्ड व्हेन स्ट्रेटा, तो ये टैन वाला कट हो जाता है, ये टैन वाला कट हो जाता है। फिर मैंने बताया है ये कोहेसिव और सैचुरेटेड सैंड के लिए तो है नहीं, तो ये स्टेप भी रॉन्ग हो जाता है। फिर ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। सैचुरेटेड सिल्ट फाइन सैंड एन वैल्यू इज ग्रेटर देन 50 आफ्टर द अबव ओवरबर्डन करेक्शन। ओवरबर्डन करेक्शन के बाद हम डाइलेटेंसी करेक्शन को अप्लाई करते हैं। फिर ये एन वैल्यू लिए 0 से 150 mm में हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे डिस्टर्ब्ड सॉइल रहती है, तो हम ये दो को कंसीडर करेंगे। 10 प्लस 8 18 इज करेक्ट आंसर। तो ऑब्जर्व्ड एन वैल्यू में 18 इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आते हैं इस न्यूमेरिकल पे जो डाइलेटेंसी करेक्शन है यह भी एसएससी जेईई 2020 23 मार्च को आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें जो फॉर्मूला होता है 15 प्लस n माइनस 15 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे एवरेज ब्लो काउंट n की वैल्यू कितनी गिवन है, 33। जब 33 से हम 15 माइनस करेंगे तो बचेगा 18 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 9 और 15 जो होगा 24, ये इसका आंसर होगा। सिमिलरली अगर मैं यहां पर n की वैल्यू रखती हूँ 21 इस क्वेश्चन के लिए, ऑब्जर्व्ड n वैल्यू ऑफ एसपीटी टेस्ट इज 21,
अगर हमें n की वैल्यू 21 गिवन है, 21 माइनस 15 वैल्यू आती है 6 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 3 और 15 प्लस 3 18। ये इसका आंसर हुआ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करें और लाइक जरूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।